अस्सलाम वालेकुम। हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है, तो हम थोड़ा चीज़ों को साइंटिफिकली लेते हैं। जैसे कि लास्ट हमारे सब्जेक्ट जब हमने पहला लेक्चर इसका देखा था, उसके अंदर हमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉन्ट्रैक्ट तो एक बहुत ही आसान सी ईजी सी चीज़ है। बीइंग जो है एस्पायरेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि वेयर इट इज़ रिटन, ठीक है, और वेयर इट इज़ रोट, तो आपको ये पता होना चाहिए। बस इतना है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट तो आप सारे जानते हैं, सारा दिन बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाना सिखा दिया था, जैसे कि फार्मूला बताया था कि ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, एंड प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट, एंड अग्रीमेंट प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल, क्या होता है कि प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट, एंड अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है, वैलिड वाइड क्या होता है जी, हमने देख लिया कि वैलिड किसको कहते हैं, वाइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, ये हमने लास्ट देख लिया था। आज हमारा ये टॉपिक है कि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कौन कौन से जो इसके अंदर बताए हुए हैं। बहुत सारे और भी हैं, बट जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो किन किन चीज़ों को जो हम डेली रूटीन में देखते हैं, ठीक है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बाज़ औक़ात हम कहते हैं जी ये कॉन्ट्रैक्ट मैं फॉलो करूँगा इस बात को कि अगर आप ये काम होगा तो फिर मैं करूँगा, या ये नहीं होगा तो फिर मैं ये करूँगा, इतने पैसे तो मैं दूंगा अगर ये काम नहीं होगा, और अगर ये काम होगा तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, ठीक है। तो इनको हम हमारे लॉ की लैंग्वेज में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लैंग्वेज में इसको कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कौन से? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। शर्तिया जिसको हम कहते हैं, ये शर्त वाले होते हैं, इसमें शर्त मेंशन होती है। बाज़ औक़ात कहा जाता है जे तेरी छोटी कुड़ी दी शादी फलां मुंडे नाल हुई तो फिर वड्डी कुड़ी नाल असी कर लांगे, लाइक इस तरह शादी की शर्तें रख दी जाती हैं। या भी अगर आप कुछ बोल दो तो वो भी वर्क कर रहा होता है, या सिर्फ रिटन? कॉन्ट्रैक्ट तो आपका ओरल भी होता है, रिटन भी होता है, ठीक है। ये आपको आज तक रिटन, लेकिन ज़्यादा वर्थ जो होती है वो रिटन की होती है। आपको पता है जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो इसके साथ आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ना पड़ता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है। वो इसके सारा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट है स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, किस चीज़ की क्या वर्थ है, कोई कितना है तो उसका क्या इन्फोर्सेबिलिटी होगी, क्या चीज़ें होंगी, वो आगे हम जाके जब अभी कॉन्ट्रैक्ट की हम देखेंगे ना, परफॉर्मेंस क्या होती है, नॉन परफॉर्मेंस होगी तो क्या होगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि उसकी अगर ब्रीच होती है तो ब्रीच होने की सूरत में उसके ऊपर क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं, किसकी लायबिलिटी है, क्या रेमेडीज़ मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। आज सिर्फ हम ये देखना चाह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो इसके अंदर दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहली बात मैंने की, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसमें शर्त होती है, कुछ शर्त करने की होती है, कुछ ना करने की होती है, कुछ इम्पॉसिबल एक्ट्स की बात होती है, ठीक है। कुछ के अंदर टाइम लिमिट दे दिया जाता है कि अगर इतने अरसे में ये हुआ तो इतने अरसे के बाद मैं ये कर दूंगा। तो उसमें एक क्लॉज होती है शर्तिया क्लॉज, ठीक है। तो वो क्लॉज जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, जो कि यहाँ पे 31 to 36 सेक्शन डील करते हैं। इनको शर्तिया मुआहदे कहते हैं, शर्तिया कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, ठीक है। अगली बात जो नंबर 2 उसने दिया यहाँ पे, वो इंडेमनिटी एंड गारंटी है, ठीक है। इंडेमनिटी होल्डर एंड इंडेमनिटी फायर, ठीक है। अब देखिए, इंडेमनिटी से मुराद होता, पार्टीज की बात कर रहा हूँ, इंडेमनिटी होल्डर एंड इंडेमनिटी फायर, ठीक है। पार्टीज इसके अंदर दो होती हैं। अब होता यह है कि बाज़ औक़ात आप कहते हो कि जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, ये मुआहिदा, अगर तुम्हें इससे नुकसान हुआ तो वो ये पे करेगा या मैं पे करूँगा, ठीक है। थर्ड पर्सन आएगा तो गारंटी की तरफ चला जाएगा।
हम थर्ड की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कॉम्पनसेट करेंगे, अजाला कर देंगे, भरपाई कर देंगे, हम तलाफी कर देंगे, इंडेमनीफाई करेंगे। तो इसके अंदर ये सिर्फ छोटा सा 124 हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि गारंटी क्या होती है, इंडेमनिटी, ये हम सारे टॉपिक्स को इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे। सर एक मिनट, जी जी, जो इंडेमनिटी होती है, जैसे एक तो कंटिंजेंट होगा कि शर्त, वो अलग चीज़ है, वो एक अलग है। हाँ, वो शर्त ही ऐसी है कि ये ऐसा होगा तो ये ऐसा करूँगा। अगर ये मतलब वो कहते हैं 200 रुपये दूंगा तुझे या 1000 रुपये दूंगा, अगर ये बंदा उसको 1000 देगा तो अच्छा शर्त ये है। ठीक है, अगर वो शर्त पूरी हो गई तो फिर वो शर्त ये भी पूरी करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा, ठीक है सर, वो लैप्स हो जाएगा। तो डिपेंड ही शर्त पे कर रहा है। जी जी। तो ये जो इंडेमनिटी है, एक आपने कहा इंडेमनिटी फायर होगा एक? हाँ जी, एक इंडेमनिटी होल्डर होगा, एक इंडेमनीफायर होगा। अच्छा, होल्डर और ये जिसको होल्डर, जिसको इंडेमनिटी दी गई है, जिसको कहा गया कि तुम्हें इंडेमनिटी मैंने दे दी है, तुझे नुकसान की भरपाई मैं करूँगा, अच्छा ठीक है। और इंडेमनीफायर जिसने इंडेमनिटी देनी है, जिसने उसका नुकसान पूरा करना है, ठीक है, ठीक है, तो वो करेगा, ठीक है, तो वो नुकसान की भरपाई करेगा। ये सिर्फ अभी आपको सिर्फ मैं कहता हूँ टर्म्स को समझ लो, बाज़ औक़ात बच्चे ना, हाँ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, कंटिंजेंट टाइप ज़रूर हो सकता है लेकिन ये कंटिंजेंट है नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ करना या ना करना है। इसके अंदर अगर होता है कि सपोज ये तुम करोगे और इसमें तुम्हें नुकसान हो गया, जितना नुकसान होगा वो मैं भरूंगा, वो है, मतलब फुलफिल तो करना है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि नुकसान हुआ तो वो मैं तुम्हारा नुकसान भी पूरा करूंगा। यानी इंडेमनिटी होल्डर वो जिसका नुकसान पूरा किया, जी है, जी जी है, इंडेमनिफाइड जो पूरा करे, जी, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक तीसरी बात आ जाती है गारंटी की, गारंटी, ठीक है। अब इसके अंदर पार्टीज 3 हो गई। डर भी हो गया, अब इसके मतलब है कि आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप और मैं कौन हूँ, प्रिंसिपल हूँ, ठीक है, आप क्या हैं, आप। अब देखिए इसके अंदर 3 लोग होंगे, एक होगा आपका श्योरिटी, ठीक है, एक होगा आपका प्रिंसिपल डेटर और एक होगा क्रेडिटर। अब मैंने आपसे, श्योरिटी क्या है, श्योरिटी किसको कहते हैं, जो गारंटर गारंटर होता है जो गारंटी देगा, ठीक है। प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर किसको कहते हैं, किसको है डेटर और क्रेडिटर में क्या फ़र्क होता है, सर? डेटर वो देने वाला और क्रेडिटर लेने वाला। तो इसने लेने हैं, ठीक है, ये क्या है, लेने वाला है। लेने किससे हैं, इससे, डेटर से, बट वो यहाँ से डेटर को कह रहा है नहीं तुमने नहीं देने। अगर ये करेगा वादा खिलाफी या भागेगा, कौन आके देगा, श्योरिटी, श्योरिटी देगा, प्रिंसिपल डेटर तो ये है, ठीक है, तो इसने देने, अदरवाइज ये देगा, मतलब इसने देने हैं, ये इनका कॉन्ट्रैक्ट आपस में अलग है, ये हम बातें बाद में पढ़ेंगे कि अगर ये डिफ़ॉल्ट करता है तो देने तो इसने इसको है, इसने इसको दे दिए, ठीक है, बट रह ये और ये गए, इनका मामला कह रहा, फिर ये इनका मामला भी ऐसे ही हुआ कि जैसे अब इसने इससे लेने, मतलब उसका श्योरिटी का और प्रिंसिपल डेटर का अलग से कॉन्ट्रैक्ट होगा, हाँ और क्रेडिटर का और श्योरिटी का अलग से होगा। हाँ वही ना, वो तो गारंटी जो दे रहा है उसकी, तो वो गारंटी जो देने वाला वो श्योरिटी हुआ ना, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी सर इनफील्ड होगा। जी इनफील्ड। जैसे हम रोज़ बेल करवाते हैं तो बेल के अंदर हम श्योरिटी बॉन्ड देते हैं, तो वो श्योरिटी आके कोई थर्ड पर्सन दे रहा होता है, ठीक है, रिकॉग्निजेंस की सूरत में कि अगर ये नहीं आएगा तो मैं तावान के तौर पर मुमलकत पाकिस्तान को 50 लाख 1 लाख जितना वो एक बता देंगे कि ये बेल की अमाउंट है, ज़मानत की इतनी अमाउंट है, तो वो स्पुरदारी है ना एक्चुअली, तो वो स्पुरदारी जो होती है वो किसी रिकॉग्निजेंस पे, वो श्योरिटी पे कि इतनी बेल दोगे तो मैं उसको क्या करूँगा, आपके सुपुर्द कर देता हूँ। वो श्योरिटी डेटर और क्रेडिटर के अंदर वो आ जाते हैं, ठीक है। अब ये था 124 से 147, ये पूरे को देखिए, लॉ इज़ नथिंग बट कॉमन सेंस।
आप सारा दिन इन फील्ड सारी चीज़ें देखते हो, ठीक है। आप दो लोग बैठ के एक बात करते हो और सामने कोई तीसरा बैठा होता है, कहता जी मैं तेरी गल किवें मना, वो कहता है अच्छा एदी बाई, लाइक ये तुम्हें गारंटी देता, मैं नहीं करांगा तय करेगा, गॉट इट। तो ये चीज़ जो है वो आपको सारा दिन हम देखते हैं, सारा दिन। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ देखते हो, सिर्फ आपको चीज़ें बाय लॉ नेम्स पता होने चाहिए, उनके मतलब पता होने चाहिए, लिखा कहाँ हुआ है ये पता होना चाहिए, तो आप बहुत अच्छे वकील भी होंगे, बहुत अच्छे जज भी होंगे। आप लोगों को बता सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, आया कि ये श्योरिटी या इंडेमनिटी का है, आया कि ये आगे बेलमेंट का है। बेलमेंट अगला टॉपिक आ रहा है। अब बेलमेंट क्या है? बेलमेंट किसको कहते हैं? बेलमेंट का मतलब है स्पुर्दारी, स्पुर्द करना, ठीक है। ये 148 से 181 तक चलता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी चीज़ें हम रोज़ देखते हैं, अक्सर देखा होगा आप अपना मोबाइल, अपनी गाड़ी, अपना मोटरसाइकिल या अपनी किताबें यहाँ छोड़ जाते हैं, ठीक है, और कह जाते हैं सर देख लीजिएगा मैं कल आके ले लूँगी, ठीक है। बस इसमें कंसिडरेशन तो है ही नहीं, है कोई कंसिडरेशन? नॉट एट ऑल। बट मैं जिम्मेदार हूँ इसका, इसमें स्पुर्द करके जाया जाता है। एक बेलर होता है और एक बेली होता है, जिसके पास रखवा के जा रहे हो वो कौन है आपका? बेली। पंजाबी वाला बेली होता है ना, दोस्त, पंजाबी च भी बेली दोस्त नूं कहंदे ने, ठीक है। तो वो आप दोस्त के पास, किसी के पास जो रखवा के जा रहे हो वो बेली है और रखवाने वाला बेलर है, ठीक है। तो ये बेली और बेलर वाली बातें होंगी। आप उसके पास रखवा जाते हो तो और चले जाते हो, तो वो चीज़ें ऐसी हैं, अगर वो पीछे से नुकसान कर देता है तो उसकी भरपाई कैसे होगी, किस तरह वो लेगा, वो सारा टॉपिक आपका 148 ऑनवर्ड चलता है 171 तक। अगर सर आप बोल के नहीं गए कि मेरी किताबें हैं, मेरा फोन है या कुछ है, तो फिर अगर उसमें कोई लॉस हो जाता है तो फिर क्या? देखिए फिर भी यही बात है ना, बाज़ औक़ात बोलना होता है, बाज़ औक़ात जेस्चर्स होते हैं। अब आप देखिए, मैं आपको कह के जाऊँ ये मेरी बाइक या मेरी गाड़ी यहाँ पे है, जेस्चर भी तो डेफिनेटली, अगर आप कुछ भी ना बोले नो जेस्चर, लेकिन बाज़ औक़ात ये तो होता है कि नहीं रखो। अब आपको डेफिनेटली पता है कि वो अक्सर चीज़ यहाँ पे भूल गया मैं, तो ये भी आपके हाँ अंडरस्टूड है क्या? समझ आ रहा है कि यहाँ पड़ी है तो हाँ यहीं रहनी चाहिए। रिलेशन देखा जाएगा कि आपको डेफिनेटली ना, चीज़ें एक बाहर गिरी हुई चीज़ है, वो भी एक लॉ कहता है कि आप उसको यूज़ मत करो, आप उसको पब्लिसाइज करवाओ। जो कि सिविक सोसाइटीज़ होती हैं, जो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं, एजुकेटेड जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो इस वक्त बहुत आगे चले गए हैं, आपने देखा होगा उनके अंदर शऊर आ गया हुआ है, वो कुरान को फॉलो कर रहे हैं। हम सिर्फ कुरान को मानते हैं, वो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। हम अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मानते। और जो लोग अल्लाह की मानते हैं वो अल्लाह को नहीं मान रहे, वो अल्लाह को नहीं मान रहे, अल्लाह की मान रहे हैं। तो सिर्फ इस वजह से हम बहुत पीछे हैं, वो बहुत आगे हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, वो शेर क्या था, वो ज़माने में ख्वार हुए तारके कुरान और वो, ठीक है। बहरहाल बात ये कर रहा हूँ कि कुरान की मानना और कुरान को अल्लाह की मानना और अल्लाह को मानने में बड़ा फ़र्क है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमारी सोसाइटी के अंदर बाय लॉ हमें ये कहा गया है कि आप क्या करो, चीज़ों को उसके ओरिजिनल ओनर तक पहुँचाओ। अब आप यहाँ पे बहुत सारे अगर आप किसी को ढूंढना चाहें तो कहते हैं ढूंढने पे तो खुदा भी मिल जाता है, तो ये मिल जाता है। खैर, बेलमेंट के अंदर दो चीज़ें, एक बेलमेंट ऑफ प्लेज है और एक बेलमेंट सिंपल है। सिंपल बेलमेंट में क्या चीज़ें, हमने दो पार्टीज पढ़ी हैं, बेलर और बेली, 171 तक। अब 172 से ऑनवर्ड शुरू होता है 181 तक, इसको कहते हैं बेलमेंट ऑफ प्लेज, ठीक है। कोई चीज़ प्लेज करवा दी कि जब रख लो, यूज़ करो, इतना अरसा, इतने अरसे के बाद मुझे दे देना, प्रॉफिट भी जो भी है, ताकि मैं इसको आपको मुझे दे दिया है। अब इसके अंदर पार्टी दो, बाकी सब कुछ वही है, पार्टीज दो हैं, पानर और पानी। जब प्लेज का कॉन्सेप्ट आना है, यानी कि आप प्लेज कर रहे हैं, हाँ कि मैं ये चीज प्लेज कर रहा हूं, हाँ मेरे पास फॉर
सर्टेन टाइम और फिर मैं हाँ, पार्टनर करवाने वाला और पानी जिसको दिए। तो सर अगर अदरवाइज वो कह रहा है कि मेरी ये चीज है, कल ले लूंगा, परसों ले हाँ, लूंगा, इसमें कोई वो प्लेज का वर्ड नहीं है, प्लेज है ही नहीं। हाँ, तो बेल एंड बेलमेंट है, बेलर और बेली आ गया, इसमें पार्टनर और पानी आ जब गया। तक प्लेज वर्ड यूज नहीं करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर। ये सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इंशाल्लाह इसको वन बाय वन हम एक एक लेक्चर में देखेंगे। सारा कॉन्ट्रैक्ट है ये, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज हमारा जो आप कहेंगे ना कि यार इतना आसान था, ख़त्म हो गया, ठीक है। सिर्फ आपके एक माइंड की गेम है ये कि आपको एक चीज़ें नेक्सस बना के नहीं समझाई गई, क्या क्या चीज़ें हैं। अगर इसको आप ऐसे समझ लेंगे ना तो समझ आ जाएंगे, याद भी हो जाएंगी, ठीक है। अब है आपका एजेंसी, ये भी रोज़ देखते हो, इन फील्ड है, ठीक है। हर चीज़ एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट। हाँ, अब देखिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें, आप फ्रेंचाइजेज लेते हो, ठीक है, वो एजेंसीज है ना, ठीक है ना। आप हाँ, एक तो प्रिंसिपल, एक तो उसका प्रिंसिपल ऑफिस है ना, एक तो उसका, बाकी आप हर जगह देखते हो वो एजेंसीज हैं, उनकी फ्रेंचाइजीज हैं उनकी, उसके अंदर वो काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल वो, एजेंट्स ये हैं, ठीक है। प्रिंसिपल और एजेंट ये मिला के एजेंसी बनाते हैं। लेकिन कुछ एजेंसीज ऐसी होती है जिनमें सब एजेंट की जरूरत भी पड़ती है, एजेंट भी अपने एजेंट। हाँ, तो अगर उसमें आपने बता के प्रिंसिपल को एजेंट रख लिया तो फिर तो एजेंट और प्रिंसिपल दोनों उसके, वो हम इसको पूरा पढ़े, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आप देखेंगे लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे और उसकी जो है ड्यूटीज़ की बात करेंगे, तो वो कौन कौन है वो इंशाल्लाह इसको पूरा पढ़ेंगे तो देख लेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर वो 5 चीज़ें बता रहा है, ठीक है। एक अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट है, मैंने इसको ज़रा स्कैटर्ड किया है, इसको एक बाइफरकेट करने की कोशिश की है, वहाँ पे भी हेड्स बने हुए हैं। क्या इसको 182 to 195 डील करता है। फिर है आपका रेटिफिकेशन, रेटिफाई करना, किसी की तस्दीक चीज़ की करना कि ये एजेंट मेरा है या नहीं है, ठीक है। सब एजेंट वाली कुछ चीज़ें, आड़त का काम जिस तरह, वो भी एजेंसी है, लेकिन उसके ज़रिए आपने सब एजेंट्स काफ़ी रखे होते हैं, ठीक है। तो वो हाँ, कुछ काम ही सब एजेंट्स पे चलते हैं, ब्रोकर्स पे चलते हैं, ठीक है। तो वो रेटिफिकेशन है। फिर रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, रिवोक भी की जा सकती है ना। मैं कहूँगा जी आपको एक ये काम एक सौंप दिया है, आप कैसे काम करते हैं, वकला, आप भी एजेंसी के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। आपको भी नहीं, आपको कोई हायर करता है, ठीक है, तो आपसे सर्विसेज लेता है, तब तक आप अपॉइंट होते हो उनके साथ और उनको सर्विसेज देते हो, बात खत्म हो जाती है। उसके बाद उसने रिवोक कर लिया, आपकी एजेंसी खत्म होगी, ठीक है ना। तो वो भी सारी इसके अंदर आएंगी, ठीक है। रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी बताई हुई है कि 201 से 210 तक रेवोकेशन ऐसे हो सकती है, मर गया एजेंट, प्रिंसिपल मर गया, या रिटर्न ले लिया, या इंसॉल्वेंट हो गया, या एक टाइम पीरियड था खत्म हो गया, ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। फिर है एजेंट्स ड्यूटी टू प्रिंसिपल, एजेंट के प्रिंसिपल क्या ड्यूटी हैं, और इसी तरह फिर इफेक्ट ऑफ एजेंसी, अगर तीसरे बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एजेंट ने कर लिया तो फिर एजेंसी का क्या उस पर इफेक्ट क्या होगा, क्या प्रिंसिपल उसका रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं होगा। ये सारी बातें 226 से 238 तक आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। सर जो मेन हेड जो लीड कर रहा था किसी भी एजेंसी को, तो प्रिंसिपल होगा। बट आप एजेंट हैं, आप आगे 100 बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एजेंट को तो उसने बताई होंगी ना कि एजेंट देखिए एजेंसी हाँ दी हुई है, बाजुकात नहीं बताई होती, बाजुकात नहीं बताई होती, लेकिन उसको अंडरस्टूड होती है कि इसको बचाना मेरा काम है, क्योंकि एजेंट ने सारा हाँ, तो वो फिर उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर तो वो उसको अगर तो वो उसको देख के कहता है जी ठीक है, रेटिफाई कर दे तो इट्स ओके ना। तो ये आपका 238 तक कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन भी 238 ही है, ठीक है। ये 182 से 238 तक है। हमने 31 से 36 पढ़ा है, हमने 124 से 147 को देखा है, हमने 148 से 181 तक देखा है, और 182 to 230 तक सिर्फ इसका ओवरव्यू लिया है। आपको ऐसा लग रहा होगा मुझे सारा कॉन्ट्रैक्ट आ गया है सिर्फ ओवरव्यू से। अब हम बाय वन पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शंस हैं तो आपको पता होना चाहिए। इसको भी इंशाल्लाह बहुत इजी वे में पढ़ाऊंगा, तो ये आपको याद होना चाहिए चीज़ें।
थोड़ी थोड़ी हैं, नाम क्या है, कैसे एजेंसी बनती है। तो जब प्रोपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, वो इसी तरह ही आता है। एक शख्स ने दूसरे के साथ ऐसे कर लिया, उसने आगे किसी के साथ कर लिया, बताएं किसकी लायबिलिटी किसके पुत्र है, बस इतना। तो वो आपको ये सिर्फ पढ़ के आपको, इंशाल्लाह मैं बाइफरकेट भी करूँगा और प्रोपोजिशन को सॉल्व करना, प्रोपोजिशन सॉल्व कैसे होती है ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको बेस पता होती है, ठीक है, जब आपको डेफिनेशन पता होती है तो प्रोपोजिशन सॉल्व हो जाती है। ये जो लोग कहते हैं ना कि जनाब पता नहीं किस तरह ये सॉल्व होती हैं, पता नहीं ये कैसे सॉल्व होती हैं, ठीक है, तो वो हमें आता नहीं है, हमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बाज़ औक़ात आप देखते हो वकील को वकालत करते हुए, वकील को वकालत करते 15-15 साल, उसके पास मर्डर केस आया ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे कि उसको मर्डर का पता ही नहीं होना चाहिए, उसको कत्ल का पता ही नहीं होना चाहिए। कत्ल अमद किसको कहते हैं, शिबा अमद क्या होता है, ख़ता क्या होता है, बेसबब क्या होता है, कत्ल अंडर इकराए ताम नाकिस क्या होता है, कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने से भी आती हैं। नो डाउट प्रैक्टिस से बहुत सारा कुछ है, लेकिन एक बंदे के पास प्रैक्टिकल में वो आया ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं प्रैक्टिस वटेवर वो सारी ही करता है, लेकिन उसके पास ऐसी नौयत का केस आता ही नहीं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप 15 साल हो गए, हर चीज़ की प्रोपोजिशन एक सेम नहीं होती, अलग आती है, और आप कहते हो यार इसको कैसे सॉल्व करना है, फिर आप भागते हो किसी के पास, क्योंकि हम लॉ से दूर होते हैं, ठीक है, बेसिक्स से दूर होते हैं। तो काइंडली खुदारा बेसिक्स को पढ़ें, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।